नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 27 जून 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत। कौन कौन सी न्यूज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई, चाइना ने अपनी फायर पावर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बढ़ाया है। किस प्रकार से बढ़ाया है इसको देखेंगे। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को राइवल करने के लिए $600 बिलियन का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान G7 कंट्रीज प्लान कर रही है लाने के लिए। इसको देखेंगे। हिमाचल प्रदेश बाई बैक सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोग्राम को चला रहा है। क्यों? ताकि जो यूथ है उसके अंदर एक अवेयरनेस आ सके एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ाने की। इसको देखेंगे। फिर ये जो आपकी समाजवादी पार्टी है, इसके जो स्ट्रांग होल्ड्स थे उत्तर प्रदेश के अंदर, आजमगढ़ और रामपुर, इनकी सीटों को हार गई समाजवादी पार्टी अभी रिसेंटली जो बाईपोल्स हुए हैं। इसको देखेंगे। और ये जो एकनाथ शिंदे साहब हैं शिवसेना में, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे का कैंप है वो ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर 10th शेड्यूल के अंदर इनको डिस्क्वालीफाई करवा रहा है। तो इस चीज को लेकर अब लीगल बैटल सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। तो ये न्यूज देखेंगे। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, नॉयसम। नॉयसम मतलब हैविंग एन एक्सट्रीमली ऑफेंसिव स्मेल, वेरी डिसएग्रेबल और अनप्लीजेंट, बदबूदार, हानि पहुंचाने वाला। मतलब आप कह लो कि एकदम से ही ऑफेंसिव स्मेल है, देख के अजीब सा लग रहा है, आप दूर भाग रहे हो उससे, तो इसको आप बोल सकते हो नॉयसम। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, देखिए लाइक जरूर करिए दोस्तों, बहुत कम लोग लाइक करते हैं वीडियोस को, जिस हिसाब से व्यूअरशिप जाती है। तो प्लीज क्लिक द लाइक बटन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ द चैनल। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपके साथ जुड़ता हूं, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएंगे। हो सके दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबा के या सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प करें। चलिए पहली न्यूज, एकनाथ शिंदे मूव सुप्रीम कोर्ट। देखिए, पॉलिटिकल टर्मोइल जो था महाराष्ट्र का, वो संडे को इंटेंसिफाई हो गया। जो रेबल शिवसेना एमएलए और मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, ये कहां पहुंच गए? ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ये क्यों पहुंचे? क्योंकि इनको डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस मिला है शिवसेना के डिप्टी स्पीकर की तरफ से। बेसिकली आप कह लो जितने भी शिवसेना के रेबल एमएलएज हैं, खासकर एकनाथ शिंदे और 15 और लेजिस्लेटर, इनको डेप्यूटी स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र असेंबली ने एक डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस इशू किया है। और स्पीकर के फाइनल डिसीजन के बाद अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस पास हो जाता है, मतलब महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली से इनको हटा दिया जाएगा, ये एमएलए नहीं रहेंगे। ये जो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साहब है, इनको अभी रिसेंटली एक और झटका लगा है। इनके महाराष्ट्र के टेक्निकल और हायर एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत, ये भी एकनाथ शिंदे के रेबल कैंप में चले गए, जो कि अभी गुवाहाटी में है। ओके, अभी के लिए देखा जाए तो मिस्टर शिंदे के पास 9 सेना मिनिस्टर्स का सपोर्ट है। केवल एक आदित्य ठाकरे, जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, ये भी आप कह लो एक मिनिस्टर थे स्टेट की कैबिनेट में, ये सिर्फ अपने फादर के साथ है। बाकी 9 सेना मिनिस्टर्स यहां पे एकनाथ शिंदे को सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो 2 ठाकरे के लॉयलिस्ट जो कि मिनिस्टर हैं, एक अनिल पराब और सुभाष देसाई, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर है, इस लेजिस्लेटिव असेंबली के नहीं। फिर यहां पे क्या बताया जा रहा है कि रिसेंटली शिवसेना ने अपने एमएलए मुंबई के अजय चौधरी को लेजिस्लेचर पार्टी लीडर की तरह अपॉइंट किया। तो इस बात को भी एकनाथ शिंदे अपोज कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मैं हूं। तो ओवरऑल यहां पे बहुत सी चीजें हो रही हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। यहां पे ये जो रेबल एमएलएस हैं, ये भले ही अलग हो गए, लेकिन इनके अलग होने के बाद भी जो शिवसेना का टॉप ब्रास है, लेड बाई उद्धव ठाकरे जी, ये झुक नहीं रहा है। और ओवरऑल इन्होंने बोला है कि हम इन 16 रेबल एमएलए को यहां पे डिस्क्वालीफाई करेंगे। पहले तो कोशिश की उद्धव ठाकरे साहब ने इन रेबल एमएलएस के साथ बातचीत करने की, जब बातचीत बनी नहीं तो ऑब्वियस सी बात है एक्शन यहां पे लेना पड़ेगा। तो जो एडवोकेट हैं देवदत्त कामत जी, ये महाविकास अघाड़ी सरकार के बिहाफ पे काउंसिल हैं। इन्होंने बोला है कि शिवसेना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस, इन तीनों ने मिलकर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की हैं और इन 16 एमएलएस को अंडर पैरा 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। लेकिन जो रेबल एमएलएस का बोलना है, उनका बोलना है कि आप हमें डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। रेबल एमएलए का बोलना है कि भाई शिवसेना के लेजिस्लेटिव असेंबली में 55 एमएलए हैं। अब अगर इन 55 एमएलए के 2/3 एमएलए टूट के अलग हो जाते हैं, तो उसको 10th शेड्यूल के अंदर आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे जो शिवसेना लेड ग्रुप है, इनका यह बोलना है कि बिल्कुल सही बात है, 10th शेड्यूल के हिसाब से अगर 55 के 2/3 एमएलए अलग हो जाते हैं, तो उस केस में 55 का 2/3 हुआ कितना? तो 110 डिवाइडेड बाई 3, लगभग 36-37। तो ओवरऑल 36-37 एमएलए ऑलमोस्ट सपोर्ट कर रहे हैं शिवसेना की इसको, एकनाथ शिंदे को। तो एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं कि चूंकि शिवसेना की टोटल जो मेंबरशिप है ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, इसके 2/3 एमएलए से ज्यादा हमारी तरफ हैं, तो 10th शेड्यूल के प्रोविजंस हम पे लागू नहीं होंगे। लेकिन ओवरऑल यहां पे
शिवसेना के हेड क्या बोल रहे हैं, शिवसेना के जो बिहाफ पे लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई ऐसा तब होगा जब आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्जर करोगे। तो अगर ये शिवसेना के रेबल एमएलए शिवसेना से अलग होके बीजेपी या किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, किसी रेबल या किसी और अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, मर्जर होता है उधर, तो उस केस में 10th शेड्यूल के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। आप बस अलग हो गए हो। बेसिकली शिवसेना की पॉलिटिकल पार्टी के जो 55 एमएलए हैं, इसमें से कई सारे एमएलए अलग हो गए, उन्होंने कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की है। तो जब तक किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में आप मर्जर नहीं करते, तब तक हम आपको 10वें शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। यहां पे शिवसेना के लिए अच्छी बात यह है कि पीछे से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही उद्धव ठाकरे जी को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। ऊपर से ये जो एमएलए हैं जो कि इस समय पे गुवाहाटी में, और इनके जो घर वाले हैं, इनको यूनियन होम मिनिस्ट्री ने Y+ सिक्योरिटी कवर दिया है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इनके घर के बाहर डिप्लॉय की गई है। और ओवरऑल देखा जाए तो मुंबई पुलिस कमिश्नर को महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से सख्त निर्देश है कि इन लोगों को प्रॉपर सिक्योरिटी यहां पे प्रोवाइड करनी चाहिए। तो बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर यहां पे एक चीज उठ के आ गई। देखिए, सही बात है, एकनाथ शिंदे को कितने भी एमएलए सपोर्ट कर रहे हो, भले 55 के 2/3 उनके साथ हो, लेकिन एकनाथ शिंदे किसी दूसरे ग्रुप के साथ मर्ज नहीं हुए हैं, तो टेक्निकली ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये मर्ज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इनकी आइडेंटिटी शिवसेना के साथ जुड़ी हुई है। अगर ये शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देंगे और कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, लेट्स से बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो ओवरऑल महाराष्ट्र के अंदर जो इनका बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है वो इरोड हो जाएगा। तो पॉलिटिकल पार्टी बदलना इनके लिए आसान नहीं है। और शिवसेना की लीडरशिप क्या बोल रही है कि चूंकि तुमने हमारी पार्टी लीडरशिप के अगेंस्ट बात की है और किसी और पॉलिटिकल पार्टी से मिले नहीं हो, तो तुम 10th शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। देखा जाए तो शिवसेना की टॉप ब्रास भी सही बोल रही हो। तो अब बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की। ये जो 10th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको आप एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हो। पॉलिटिकल डिफेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है। इसको पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था 1985 में, री-इन्फोर्स किया गया 2002 में। एंटी डिफेक्शन लॉ बोला जाता है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया। डिफेक्शन का मतलब क्या है? टू अबैंडन अ पोजीशन और एसोसिएशन। मतलब आप एक पोजीशन एसोसिएशन छोड़ के किसी अपोजिंग ग्रुप में जाके मिल जाओ, इसको आप बोलते हो डिफेक्शन। तो एग्जैक्टली यह डिफेक्शन हुआ नहीं क्योंकि किसी अपोजिंग ग्रुप के साथ जाके ये अभी के लिए मिले नहीं है। ओके, लेकिन अगर 2/3 मेंबर जाके मिलते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, तो फिर उसको मर्जर माना जाएगा, उसको फिर डिफेक्शन के अंदर ट्राई नहीं किया जाएगा, 10th शेड्यूल के अंदर ट्राई नहीं किया जाएगा। पहले क्या होता था कि भाई कॉलिशन पॉलिटिक्स में पैसा ले लेके लोग एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते, तो इस चीज को रोकने के लिए 10वां शेड्यूल लाया गया था 1985 में। बाद में इसको अमेंड भी किया गया था। पहले मर्जर 1/3 पे था, फिर बाद में मर्जर 2/3 पे हो गया। ये सब मैंने लक्ष्मीकांत में पढ़ा रखा है। किस बेसिस पे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा? तो अगर आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप छोड़ के कहीं और चले जाते हो, अगर अपने हाउस में जिसके भी आप मेंबर हो, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हो, पार्लियामेंट में लोकसभा के मेंबर हो, राज्यसभा के मेंबर हो, अगर आप अपनी पार्टी की पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप के हिसाब से वोटिंग नहीं डाल रहे हो, तो आपको निकाला जा सकता है। अगर आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह चुने गए हो, तो पहले 6 महीनों, सॉरी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह चुने गए हो तो इंडिपेंडेंट ही रहोगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करोगे। और अगर नॉमिनेटेड मेंबर हो लेजिस्लेटिव असेंबली के, राज्यसभा के, तो पहले 6 महीने में पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हो। एक बार 6 महीने बीत गए तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। और डिफेक्शन को डिसाइड करने के लिए जो लास्ट अथॉरिटी होगी वो स्पीकर होगी या फिर चेयरमैन ऑफ द हाउस होगा। मतलब लोकसभा के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरमैन ऑफ द हाउस। और ओवरऑल डिफेक्शन से रिलेटेड सारे लॉज वगैरह को पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटर ऑफ द स्टेट डिसाइड करेगा। जी, इसमें 2 स्टेट लेजिस्लेचर्स में न्यूज आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज है, समाजवादी पार्टी ने जो उनके स्ट्रॉन्ग वोट्स थे यूपी में वो हार गए, आजमगढ़ और रामपुर बेस्टियन। देखिए, आजमगढ़ और रामपुर, ये दोनों से ही हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का गढ़ माना गया है। और इन दोनों की ही लोकसभा सीट कौन जीत गया है? भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। पहले समाजवादी पार्टी के ही मेंबर थे यहाँ पे। अभी के लिए देखा जाए तो आजमगढ़ की सीट से लड़ रहे थे बीजेपी कैंडिडेट दिनेश लाल यादव निरहुआ। ये एक भोजपुरी एक्टर है, पहले बिग बॉस वगैरह में भी आए हैं, आपने देखा होगा। तो इन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 8679 वोट से हरा दिया। समाजवादी पार्टी के बिहार पे धर्मेंद्र यादव लड़ रहे थे। इससे पहले इस पर्टिकुलर कुर्सी पे कौन था? तो अखिलेश यादव थे। लेकिन अखिलेश यादव चूंकि उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन में असेंबली सीट पे आ गए, तो ओवरऑल इन्होंने ये लोकसभा की सीट छोड़ दी। फिर रामपुर की बात की जाए तो रामपुर में जो समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान है, ये थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर उन्होंने असेंबली इलेक्शन में ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आ गए
तो सीट खाली पड़ गई। अब इस लोकसभा सीट पे जब इलेक्शन हुए रामपुर की, तो बीजेपी के कैंडिडेट घनश्याम सिंह लोधी जीत गए और जो मोहम्मद असीम राजा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे वो यहां पे हार गए। तो बीजेपी ने ओवरऑल आजमगढ़ और रामपुर ये दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी की छीन ली, और ये अपने आप में पॉलिटिकली यूपी की पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट से बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। बाहर के स्टेट्स का शायद उतना आइडिया नहीं होगा, बट यूपी की पॉलिटिक्स में सबको पता है कि ये जो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी ये समाजवादी पार्टी की स्ट्रांग होल्ड थी, और अगर अब ये बीजेपी के पास चली गई तो अपने आप में बीजेपी के लिए एक बड़ा गेन है और समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान है। फिर पंजाब में बात की जाए तो मिस्टर सिमरनजीत सिंह मान, ये प्रेसिडेंट हैं शिरोमणि अकाली दल के, ये जीत गए यहां पे संगरूर बाईपोल। इस पे पहले आपका कैंडिडेट था। तो ये जो सीट थी पहले, ये आप आदमी पार्टी के भगवंत सिंह मान की थी। फिर भगवंत सिंह मान ऑब्वियस सी बात है चीफ मिनिस्टर बन गए, सीट छोड़ दी। गुरमैल सिंह लड़े, गुरमैल सिंह हार गए। कौन जीता? सिमरनजीत सिंह मान जीते, शिरोमणि अकाली दल के। फिर त्रिपुरा के असेंबली बाई इलेक्शंस में चीफ मिनिस्टर मानिक साहा यहां पे जीत गए हैं टाउन बरदोली सीट से। मलीना देवनाथ तो स्वप्ना दास भी बीजेपी की बिहाफ पे जीती हैं जुबराज नगर और सुरमा सीट से। और कांग्रेस कैंडिडेट सुदीप रॉय बर्मन जीते हैं अगरतला सीट से। राइवल अशोक सिन्हा और बीजेपी को इन्होंने हरा दिया। फिर दिल्ली में दुर्गेश पाठक आपके जीते हैं राजेंद्र नगर असेंबली सीट से। इस पे पहले राघव चड्ढा बैठे थे आपके बिहाफ पे, जो कि राज्यसभा के मेंबर बन गए। तो अब कौन आ गए? दुर्गेश पाठक आ गए। फिर मंदार असेंबली बाई इलेक्शन झारखंड में कांग्रेस कैंडिडेट शिपली नेहा टिरके जीती। इन्होंने बीजेपी की गंगोत्री कुजूर को हरा दिया 23,000 वोटों से। फिर अगर आप देखो तो अतमाकुर असेंबली सीट तेलंगाना में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, सॉरी आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मेकापति विक्रम रेड्डी जीत गए 82,000, लगभग 83,000 वोटों से। जीएस पेपर 2 इलेक्शंस में न्यूज आपको काम आएगी। एग्जैक्ट कैंडिडेट्स अगर आपको याद ना भी रहे तो चलेगा, आप कह लो पॉलिटिकल डिस्कशन में न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। फिर नेक्स्ट, चाइना ने एलएसी पे अपनी फायर पावर को अपग्रेड किया है। अगर आप देखो तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 100 किलोमीटर के अंदर अंदर जबरदस्त ट्रूप अकोमोडेशन, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम्स को डिप्लॉय करना, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करना, रनवेज एक्सपेंड करके बनाना, ब्लास्ट पेन बनाना, मतलब एक ऐसे इनक्लोजर्स जहां पे आप हवाई जहाज खड़े कर सकते हो, उसके ऊपर बम भी गिराएगी अगर इंडियन एयरफोर्स तो भी वो हवाई जहाज सेफ रहेंगे। ये कुछ मेजर अपग्रेड्स चाइनीज की पीपल लिबरेशन आर्मी ने अपने साइड पे किए हैं। पहले क्या था, क्राइसिस शुरू हुई थी तब अकोमोडेशन कैपेसिटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना की तरफ 20,000 ट्रूप्स की थी 2020 में जब स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था, और अब 1,20,000 बिलेट्स बना दिए गए हैं, मतलब सोल्जर्स के रहने की जो बैरक्स, 1,20,000 बैरक्स यहां पे बना दिए गए हैं। एकोमोडेशन कैपेसिटी जबरदस्त कर दी चाइना ने अपनी तरफ पे। कैप्टिव सोलर एनर्जी और स्मॉल हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं एलएसी की तरफ। विंटर सस्टेनेंस की जो कैपेसिटी है चाइनीज आर्मी ने, उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से इंक्रीज की है। मॉडल विलेजेस तो ये बना ही रहे हैं, वहां पे अपनी जनता को तो स्टैब्लिश कर ही रहे हैं, साथ साथ आर्मी के रहने के लिए 1,20,000 बिलेट्स बनाए हैं। 4 पीपल लिबरेशन आर्मी के डिवीजन्स जिंगजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहां पे स्टैंड ऑफ मतलब पोस्ट किए जाते हैं। चौथा और छठा डिवीजन डिप्लॉयड है, 8वां और 11 डिवीजन डिप्लॉयड है, मतलब पहले 4th 6th डिवीजन डिप्लॉयड था, फिर उसको हटा के 8वां 11वां डिवीजन डिप्लॉय किया गया, फिर 8वां 11 हटा के चौथा छठा डिप्लॉय किया गया। तो मतलब यहाँ पे डिवीजन्स का इंटर रोटेशन होता रहता है। वेपन्स अपग्रेड किया गया 4th डिवीजन में, एक आर्मेंट रेजिमेंट डिप्लॉयड है। ZTQ 3rd जनरेशन मॉडर्न लाइट टैंक ये इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले ZZ88 यूज कर रहे थे, अब ZTQ-15 यूज कर रहे हैं। जो 6th डिवीजन डिप्लॉयड की गई है ये टाइप 96A सेकंड जनरेशन टैंकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली एडवांस लेवल के टैंक्स इनकी अलग अलग जो मिलिट्री ब्रिगेड्स हैं वो इस्तेमाल यहां पे कर रही हैं। अगर आप देखें तो कैलाश रेंज साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग सो अगस्त 2020 में कन्फ्रंटेशन हुआ था। इंडिया और चाइना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर टैंक्स डिप्लॉय कर दिए थे। उसके बाद से थोड़ा बहुत डिसंगेजमेंट हुआ, लेकिन अपने साइड पे चाइना बहुत इंटेंसिवली इंफ्रास्ट्रक्चर को अमास कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना यहां पे अटैक करना चाह रहा है, इसका मतलब ये है कि चाइना बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अब जितना इलाका उनके पास आ गया और इलाका मिलना इंडिया से मुश्किल होगा। इंडिया ने भी अपनी तरफ पे डिफेंसेस को बहुत स्ट्रांग कर दिया है, तो चाइना को यह पता है कि फर्दर इंक्रोचमेंट करना मुश्किल होगा, और कल की डेट में इंडिया की तरफ से इंक्रोचमेंट होकर कुछ इलाका ना कब्जा लिया जाए। हालांकि इंडिया का एटीट्यूड पिछले कई सालों में ऐसा रहा नहीं है कि हम किसी से घुस के अपना इलाका वापस ले लें, लेकिन फिर भी चाइना अपनी तरफ से मुस्तैदी बरत रहा है। जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने स्टेशन किया है। आपको पता होगा 2020-2021 में बहुत सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये बोल रहे थे कि इंडिया को यहां पे मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उस समय पे चाइना की आर्मी अपने साइड पे प्रिपेयर्ड नहीं थी। अगर 2-3 साल बीत गए तो चाइना इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करेगा कि इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। अब चाइना ने अपने साइड पे
इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेशन किया है ना कि इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो गया है ये जो इलाका चाइना ने इंक्रोच किया है इसको वापस लेने का। वैसे तो पूरा का पूरा अक्साई चीन इंडिया का है, अक्साई चीन चाइना का थोड़ी ना था। बट शुरुआत में इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग इतने प्रिपेयर्ड थे नहीं, हमारी मिलिट्री इतनी तैयार है नहीं, हम अपनी गरीबी से जूझ रही थी, पाकिस्तान के जंगों के साथ जूझ रहे थे, और 1962 में चाइना ने अक्साई चीन कब्जा लिया। तो तब से अक्साई चीन चाइना के ही पास है। फिर शिगाट से रिडोक एयर बेसिस में पीपल लिबरेशन आर्मी ने हेलीपोर्ट्स बनाए हैं, ट्रक माउंटेड हॉविट्सर्स लगा रखी हैं, टॉड हॉविट्सर्स लगा रखी हैं पीपल लिबरेशन आर्मी ने। तो बेसिकली पीपल लिबरेशन आर्मी ने अपने तरफ पे जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर रखा है। पीपल लिबरेशन आर्मी ने PHL-3 मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स लगा रखे हैं जिनकी रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा की है। आप कह सकते हो कि रशियन स्पर्श MRLS का ये चाइनीज वर्जन है। जो रशियन स्पर्श MRLS है ये इंडिया के पास भी है, बट ओवरऑल चाइना ने इसका अपना खुद का वर्जन बना दिया है। फिर अगर आप देखो तो अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने अपने बाउंड्री की तरफ 50 किलोमीटर के अंदर आर्टिलरी गन्स लगा रखी हैं, एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं। पहले एयर डिफेंस सिस्टम पुराने थे चाइना के, अब HQ-17 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं, HQ-9 लगा रखा है। ओके, जो S-400 मिसाइल सिस्टम है ना, इससे पहले एक रशिया का S-300 मिसाइल सिस्टम था। S-300 मिसाइल सिस्टम की कॉपी है ये HQ-9 मिसाइल सिस्टम, जो कि चाइना ने अपना इंडिजीनियस डेवलप कर रखा है। इंडिया ने भी अपने साइड पे स्मर्च MRLS और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सिस्टम लगा रखा है। दोनों ही साइड पे सोल्जर्स 50,000 ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि चाइना ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स नेटवर्क अपनी तरफ से बड़ा ही स्ट्रांग कर रखा है। इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन, रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटीज, स्टार कैपेबिलिटीज, लॉजिस्टिक सपोर्ट इनका बड़ा ही जबरदस्त है। इनका एक यूनिफाइड कमांड सेंटर, उससे सारी चीजों को मॉनिटर करते हैं। तो नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी के फील्ड में तो बॉर्डर पे चाइना ने इंडिया से बहुत बड़ी एज हासिल की है। उसके बावजूद भी इनकी औकात नहीं है इंडिया के ऊपर अटैक करने की, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर इन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक किया तो यूएस से टेक्नोलॉजिकल हेल्प मिलेगी और इनको बहुत नुकसान होगा। अगर कल की डेट में चाइना इंडिया के ऊपर अटैक कर देता है तो भाई कम्युनिस्ट पार्टी के जो जी जिनपिंग है ना, इनको सब रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि इंडिया बहुत खतरनाक तरीके से रिटेलिएट करेगा। इंडिया का भी नुकसान होगा, बट चाइना का इतना नुकसान होगा कि सिविल वॉर तक छिड़ सकता है चाइना के अंदर। रीजन बीइंग कि एक अनवांटेड डिसरप्शन होगा चाइना के बिहाफ पे इंडिया के अंदर। यही तो चाल थी चाइना की। देखिए, जब चाइना ने इंक्रोचमेंट किया, चाइना चाहता था इंडिया अटैक करे। अगर इंडिया अटैक करता तो चाइना अपनी जनता को मोबिलाइज कर सकता था नेशनली कि देखो बाहर की कंट्री हमको अटैक कर रही है। इंडिया ने अटैक किया नहीं। चाइना खुद से अटैक कर नहीं सकता, क्योंकि चाइना अटैक करेगा तो फुल फ्लेज्ड वॉर छिड़ेगा, और फुल फ्लेज्ड वॉर चाइना के लिए भी उतना ही खतरनाक होगा। फिर इस वॉर के बेसिस पे उइगुर रीजन में, तिब्बत रीजन में भी इंडिपेंडेंस की मूवमेंट उठ सकती है। जो लोग दबे हुए हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के राज के अंदर, वो भी रिवॉल्ट में खड़े हो सकते हैं। उल्टा पड़ सकता है पूरा का पूरा मैकेनिज्म चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना कमजोर नहीं है वियतनाम या फिर आप कह लीजिए बाकी कंट्रीज के जैसा, ताइवान के जैसा। तो इसलिए ओवरऑल चाइना की हिम्मत नहीं है कि वो ओवरऑल अटैक कर दे। हाँ, अपने साइड के डिफेंसेस को जबरदस्त तरीके से स्ट्रांग कर रहे हैं। फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बाई बैक सिंगल इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। देखिए क्या है कि 1 जुलाई से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को बैन किया जा रहा है। अच्छी बात है। इस बीच में हिमाचल प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बाई बैक स्कीम चलाई है स्कूल कॉलेजेस में। अब क्या है ये बाई बैक स्कीम? बाई बैक स्कीम ये है कि जो सिंगल स्कूल प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स है, मतलब वो प्लास्टिक जिसको एक बार इस्तेमाल करके हम फेंक देते हैं, ऐसी कोई भी प्लास्टिक अगर आपके घर में है तो आप उसको भर के लेके स्कूल में लेके जाओ, और गवर्नमेंट आपसे 75 रुपए पर केजी के रेट पे वो प्लास्टिक खरीद लेगी वापस। तो बेसिकली स्टूडेंट्स को बोला जाएगा कि आप अपनी सिंगल यूज प्लास्टिक्स घर से स्कूल में लेके आइए, और स्कूल में 75 रुपए प्रति केजी सरकार आपको देगी उस प्लास्टिक के लिए। इससे क्या होगा कि यंगस्टर्स के अंदर एक अवेयरनेस पैदा होगी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर। जब ये बच्चे अपने घरों से सिंगल यूज प्लास्टिक लेके वापस जाएंगे तो सीखेंगे कि क्यों सरकार ये प्लास्टिक वापस दे रही है। उनको समझ में आएगा कि ये प्लास्टिक हमारे एनवायरमेंट के लिए खतरनाक है। डेफिनेटली उनकी साइकी में, उनके एवोल्यूशन में ये चीज छप जाएगी कि हाँ भाई, प्लास्टिक का इस्तेमाल हमें कम करना, और यही बेस्ट अप्रोच है। अगर पूरे हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे 3,000 इको क्लब्स हैं स्कूल्स में, 100 कॉलेजेस में। ये प्रोग्राम किसके अंदर चल रहा है? नेशनल ग्रीन कॉर्प्स प्रोग्राम के अंदर चल रहा है। तो नेशनल ग्रीन कॉर्प्स प्रोग्राम के अंदर ये जो इको क्लब्स हैं, इस इको क्लब्स में क्या है, टीचर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। और इन इको क्लब्स के थ्रू पूरे हिमाचल प्रदेश में, और ऐसे बहुत से इको क्लब्स इंडिया में भी ऑपरेट कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अवेयरनेस और प्रोटेक्शन के प्रति यहां पे लोगों को सिखाया जाता है। तो ये जो बाई बैक स्कीम है, ये 1 जुलाई से 100 स्कूल्स में इंप्लीमेंट की जाएगी हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर हिम कॉस्टे नाम की एक स्टेट नोडल एजेंसी, देखिए जो नेशनल ग्रीन क्रॉप है तो पूरे देश में चल रहा है, इसको हिमाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट करने के लिए हिम कॉस्टे नाम का एक नोडल एजेंसी बनाई गई है।
कि जो नेशनल ग्रीन कॉर्प्स है ये क्या है, तो ये इको क्लब प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको चला रही है। और इसको हिमाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट करने के लिए कौन काम कर रहा है, हिमकोस्टे काम कर रहा है। तो हिमकोस्टे 3000 इको क्लब स्कूल्स को चला रहा है, 3000 इको क्लब्स को चला रहा है, स्कूल और 100 कॉलेजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंडर। तो हिमकोस्टे इन इको क्लब के थ्रू स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज में टीचर्स को इन्वॉल्व कर रहा है, बच्चों को इन्वॉल्व कर रहा है, पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहा है, ताकि बच्चों के अंदर ये अवेयरनेस लाई जा सके कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कितनी जरूरी है। और प्लास्टिक का यूजेज पहाड़ी इलाकों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, इसलिए हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स के जो इनिशिएटिव है ये वे अहेड ऑफ देयर टाइम। ठीक है भाई, तो ये ओवरऑल चीज है। प्लस ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम सरकार प्रोक्योर कर रही है, इसको हिमाचल प्रदेश के पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा। इसको इस्तेमाल किया जाएगा बिटुमिन बनाने के लिए, जिससे हिमाचल प्रदेश के अंदर सड़कें बनाई जाएंगी। ठीक है भाई, तो सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति लोकल कम्युनिटी और बच्चों की अवेयरनेस लाने का ये एक विन विन तरीका है, जिसके थ्रू पब्लिक रोड्स बनाने के लिए भी, पब्लिक वर्क्स के लिए भी यहाँ पे सामान इकट्ठा किया जा सकता है कम कॉस्ट पे, लोगों के अंदर अवेयरनेस भी लाई जा सकती है, कचड़े को भी यहाँ पे कम किया जा सकता है। अभी रिसेंटली देखिए, स्टूडेंट्स ने पहले वीक ऑफ जून में थियोग मार्केट में एक अवेयरनेस रैली कंडक्ट की, जिससे एनवायरमेंट में प्लास्टिक के जो डेंजर्स हैं इसको यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 12 अगस्त 2021 को नोटिफिकेशन निकाला था कि प्रोहिबिट कर दिया जाएगा मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज ऑफ आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम 1 जुलाई 2022। और इसको हिमाचल प्रदेश बढ़ चढ़ के प्रमोट कर रहा है। जी, इस पे पृथ्वी कंजर्वेशन में न्यूज आपको काम आएगी। फिर G7 ने मिलकर बोला है कि हम एक $600 बिलियन का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान बनाएंगे चाइना को रावल करने के लिए। चाइना का नाम खुल के नहीं लिया गया है, बट ऑब्वियस सी बात है चाइना को ही काउंटर कर रहे हैं। चाइना के जो फॉर्मिडेबल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना के पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ फॉरेन रिजर्व्स पड़े हुए हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स पड़े हुए हैं। उससे चाइना पूरी दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कर सकता है, दुनिया को अपना गुलाम बना सकता है, उधार बना सकता है। देखिए, अगर किसी ने आपसे उधार ले लिया तो एक तरीके से आपका गुलाम ही बन गया। तो G7 ने चाइना के इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए पुअर कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए $600 बिलियन का प्लान यहां पे लेके आए हैं। इसको बोला गया पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसको यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने लॉन्च किया। G7 एलाइज कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, यूरोपियन यूनियन भी है। इंडिया ने ऑब्वियस सी बात है यहां पे कोई भी प्रोमिसेस नहीं किए, क्योंकि इंडिया को खुद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए। अब ओवरऑल इस $600 बिलियन में से यूएस को $200 बिलियन लाएगा, और बाकी G7 कंट्रीज 2027 तक $400 बिलियन लाएंगी। लेकिन अब खास बात यहां पे ये है कि ये जो पैसा यूएस और G7 कंट्रीज इकट्ठा करेंगी, ये प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से आएगा। तो प्राइवेट प्लेयर्स यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मतलब इस बात की गारंटी नहीं कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा। जबकि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सरकारी पैसा आ रहा है, जो सरकार के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उनके थ्रू दुनिया भर में प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो G7 का आपका ये पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है $600 बिलियन का, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सरकार पैसा इन्वेस्ट करेगी बट एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करेगी। तो कितना पैसा इसमें आएगा, किस टाइम फ्रेम में आएगा, इसके बारे में ज्यादा कुछ अभी के लिए कहा नहीं जा सकता। बट बेसिकली यहां पे वर्ल्ड पावर चाइना की इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस और एक्सप्लॉयटेशनरी पॉलिसीज को कम करने की कोशिश कर रही है। प्लस इस G7 मीटिंग में यह भी डिसाइड हुआ है कि रशिया से जो गोल्ड एक्सपोर्ट होता है, इस गोल्ड के एक्सपोर्ट को यहां पे बैन किया जाएगा, क्योंकि इस गोल्ड एक्सपोर्ट से भी रशिया पैसा कमाता है। तो रशिया के पास यूक्रेन वॉर में पैसा गोल्ड के थ्रू ना आए, इसके लिए रशिया के गोल्ड एक्सपोर्ट को बंद करने की बात की गई। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात की जाए तो यहां पे रेड और ब्लू लाइंस के थ्रू आप पता कर सकते हो कि जो चाइना का बेल्ट रोड है वो कैसे फैला हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, 2013 में इसको प्लान किया था चाइनीज गवर्नमेंट ने, और ओवरऑल 146 कंट्रीज इसमें एनरोल कर चुकी हैं। जी जिनपिंग की फॉरेन पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स खत्म करके चाइना क्या करेगा कि पैसा उधार देगा। जैसे फॉर एग्जांपल कजाकिस्तान ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन किया। कजाकिस्तान के अंदर अगर मान लो कोई मेजर पोर्ट बनना है, तो कजाकिस्तान की सरकार चाइना से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर पैसा उधार लेगी, और फिर यही पैसा वो चाइना की कंपनी को दे देगी, और उस पैसे से चाइना की कंपनी आके कजाकिस्तान में पोर्ट बनाएगी। तो चाइना का पैसा एक तरीके से चाइना के पास ही रह गया, और कजाकिस्तान चाइना के डेप्ट में चला गया। ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव स्ट्रैटेजी है। इसको काउंटर करने की कोशिश कर रही है यूएसए। दुनिया भर की कंट्रीज के पास ऑप्शन है नहीं, क्योंकि वो बहुत गरीब है, तो कहीं से भी पैसा उधार मिल जाए वो पैसे में बड़े इंटरेस्टेड लग रहे हैं। लेकिन यूएस और इंडिया जैसी कंट्रीज को पता है कि इस प्रकार की जो स्ट्रैटेजीज है बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है, इसलिए इंडिया ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव साइन किया ही नहीं। इंडिया का एक मेजर रीजन है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो हिस्सा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से गुजरता है, जो कि इंडिया का पार्ट है। तो इंडिया कभी भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं कर सकता, और इस बात को लेकर चाइना इंडिया से बहुत नाराज है। GS पेपर 2
इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको कहाँ मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम कुछ जानकारी हो सके तो ज्वाइन सुपर थैंक्स का ऑप्शन